Hello everyone, I am Shani Singh and welcome back to my channel. Here we are studying the 11th chapter from Home Science class 11th. And the name of this chapter is Survival, Growth and Development. And this video is going to be part 2 from this chapter. पार्ट 1 में हमने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे गुड न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरह के न्यूट्रिशन को हम अच्छा न्यूट्रिशन बोल सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है गुड न्यूट्रिशन. देखो, आपको पता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों के लिए ही अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो हमारी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ना ही हम डेवलप हो पाएंगे. ठीक है, तो इससे पहले हमने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे और ये जो सारे डेवलपमेंट है ना, इनको प्रॉपरली होने के लिए, मतलब ये डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसके लिए हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, गुड न्यूट्रिशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो, अगर हमें हमारी ग्रोथ को अच्छा रखना है, हमारी डेवलपमेंट को अच्छा रखना है, तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें लेने पड़ेंगे. एज चिल्ड्रन एंटर स्कूल देयर न्यूट्रिशनल नीड्स इंक्रीज. जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स बढ़ने लगती हैं. इनफैक्ट देयर आर डिफरेंसेस इन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द एज ऑफ 10 ईयर्स. हालांकि ये भी बताया गया है कि जो लड़के और लड़कियां होती हैं ना, इनके अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. हो सकता है लड़कों को किसी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है लड़कियों को किसी न्यूट्रिएंट की कम ज़रूरत हो. ठीक है, तो ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं जेंडर के अकॉर्डिंग. ठीक है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्लासीफाइंग चाइल्डहुड ईयर्स इनटू डिफरेंट स्टेजेस. तो यहाँ पे चाइल्डहुड ईयर को भी डिफरेंट स्टेजेस में आप बांट सकते हो. वन सच अप्रोच टू क्लासीफाई चाइल्डहुड बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम चाइल्डहुड को डिवाइड कर सकते हैं 3 एजेस में, जैसा कि ICMR ने सजेस्ट किया है. ठीक है, जैसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सजेस्ट किया है. तो यहाँ पे 3 स्टेजेस बताए गए हैं. पहला है इन्फेंसी, ये बर्थ से लेके 12 मंथ तक हो सकती है. फिर है प्री स्कूल ईयर्स, ये 1 साल से लेके 6 साल तक. स्कूल ईयर्स 7 से लेके 12 साल तक. ठीक है, it is interesting to note that nutrient requirements of boys and girls remain the same till the age of 9 year. तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि 9 साल तक, 9 ईयर्स तक बॉय एंड गर्ल दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लगभग सेम होती है. वंस द चाइल्ड कंप्लीट्स 10 ईयर्स द न्यूट्रिएंट नीड्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्ट टू डिफर. और जैसे ही बच्चे 10 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लड़के और लड़की दोनों की न्यूट्रिएंट की जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो डिफर करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड हेल्थ. अब हम ग्रोथ और हेल्थ की जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करेंगे. वी ऑल नो दैट नॉर्मल ग्रोथ इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ. हमें पता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी ग्रोथ भी कैसी होगी, नॉर्मल होगी. लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारी ग्रोथ भी नॉर्मल नहीं होगी. बट नॉर्मल ग्रोथ बाय इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रिडिक्ट गुड हेल्थ. लेकिन सिर्फ ये कहना कि नॉर्मल ग्रोथ से हमारी हेल्थ अच्छी होगी, ये गलत होगा. सिर्फ ग्रोथ से हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती. A range of resources and conditions such as adequate educational and physical stimulation within the home are required to ensure that broader developmental milestones are achieved. तो देखो, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि ये बताते हैं कि डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है. ठीक है, जैसे एजुकेशनल और फिजिकल स्टिमुलेशन हो गया कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं, बच्चे को स्टिमुलेशन मिल रहा है कि नहीं, बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है या नहीं, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि नहीं. ठीक है,
वॉट डू वी मीन बाय रिसोर्सेज एंड कंडीशंस हेयर। अब यहाँ पे रिसोर्सेज और कंडीशंस का क्या मतलब है? These may include a stimulating environment as we mentioned earlier। तो यहाँ पे रिसोर्स और कंडीशन का मतलब स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट से है, जहाँ पे बच्चे को आप लगातार स्टिमुलेट करते हो, उसको अच्छा सीखने के लिए पुश करते रहते हो, ठीक है। These may also include access to adequate breast milk, a safe hygienic environment, proper health care service, avoidance by the mothers of habits such as smoking or drinking। तो यहाँ पे ये जो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट है जिससे बच्चा प्रेरित रहे, ये जो प्रेरित करने वाला इन्वायरमेंट है, ये कैसे आ सकता है? बच्चे ने अच्छे से अपनी माँ का दूध पिया हो, उसको सेफ इन्वायरमेंट मिले, उसको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, उसकी माँ में कोई बुरी आदत ना हो, उसकी माँ ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब ना करती हो। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एक स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे बच्चा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता रहता है। In other words, normal growth is a necessary condition for attaining all the functional capacities associated with health, but growth alone is not adequate to do so। देखो यहाँ पे दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि नॉर्मल ग्रोथ ज़रूरी है। अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो बाकी कैपेबिलिटीज़ बच्चे में नहीं आ पाएगी। लेकिन ये कहना गलत होगा कि खाली ग्रोथ ज़रूरी है। ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है। There is research evidence to show that all children grow very similarly for the first 5 years of life when their physiological needs are met and their environment support healthy development। तो यहाँ पे एक रिसर्च में बताया गया है कि 5 साल तक सभी बच्चों की फिजिकल ग्रोथ जो है ना, वो एक जैसी होती है। बच्चे मतलब सभी बच्चों में लगभग ग्रोथ जो होती है वो एक जैसी होती है, अगर उनको अच्छे से खाना मिल रहा है, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो 5 साल तक के सभी बच्चों की ग्रोथ एक जैसी होगी। Growth falters or slows down because of environmental assaults such as the attack of infection and infestations, or because of lack of good food in adequate amount। ग्रोथ तभी नीचे गिरती है जब बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा होता है, जब बच्चे पे कोई इन्फेक्शन हो गया होता है, जब बच्चे को अच्छा फूड नहीं मिल पा रहा होता है। In India, it has been found that children from well-to-do families have growth performance similar to that in children from developed countries, especially when parents have higher levels of education। तो यहाँ पे देखो, इंडिया के चिल्ड्रन की बात की गई है कि जब इंडिया में जो अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, जो वेल्दी फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ के जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनकी ग्रोथ परफॉर्मेंस डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह ही होती है। आपको पता है इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी जो यहाँ पे वेल्दी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों की ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज़ के बच्चों की तरह ही होती है। और ख़ास करके अगर किसी फैमिली में एजुकेशन का लेवल अच्छा है, तो वहाँ पे भी बच्चों की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। Growth charts continue to be widely used across the globe for monitoring the growth of children। तो ग्रोथ चार्ट का यूज़ किया जाता है बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। There is an upward direction in a normal growth curve। तो जो नॉर्मल ग्रोथ कर्व होता है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है। बट इफ समथिंग ग्रोज रॉन्ग, द कर्व वुड गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा होता है, बच्चे की ग्रोथ अगर नॉर्मल नहीं हो रही है, तो ये जो कर्व है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ये ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। द कर्व में बिकम flattened or may even start moving downward। तो अगर कोई गड़बड़ है, तो जो कर्व है वो या तो फ्लैट हो जाएगा एकदम, या नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाएगी। What do the growth curve means if they show flattening, an upward direction, a downward direction? तो अगर कोई कर्व, कोई ग्रोथ कर्व
फ्लैटनिंग दिखा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? देखो, फ्लैटनिंग अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ रुक चुकी है। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ अच्छे से हो रही है। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ नीचे गिर रही है, बच्चे की ग्रोथ खराब हो रही है। ठीक है। If this child is given extra food and infections are treated, an increasing trend will again be visible. अगर ऐसे बच्चे को जिसकी ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही है, जिसकी ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, उसको अगर अच्छा फूड दे दिया जाए, उसके जो भी इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाए, तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। दिस हाईलाइट्स द कैचअप ग्रोथ। तो ये कैचअप ग्रोथ को दर्शाता है, कैचअप ग्रोथ को दिखाता है। कैचअप ग्रोथ का क्या मतलब है कि ट्रीटमेंट के बाद, अच्छा फूड देने के बाद जो ग्रोथ हुई है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे देखो, आपको ये पूरा कर्व दिखाया गया है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ग्रोथ क्या है, अच्छी हुई है। यहाँ पे वेट दिया गया है, ये एज दी गई है बच्चे की, कि कैसे एज बढ़ने के साथ साथ वेट बढ़ता है और बच्चे की ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। ठीक है। तो ये नॉर्मल ग्रोथ का कर्व है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस इन डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। यू हैव रीड टिल नाउ वन वे ऑफ क्लासिफाइंग द ह्यूमन लाइफ स्पान ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने ह्यूमन लाइफ स्पान को क्लासीफाई करना देखा। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ह्यूमन की लाइफ को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द लाइफ स्पान इज क्लासिफाइड इनटू स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो ह्यूमन लाइफ स्पान होता है उसको डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स के बेसिस पे डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। मतलब कैसे कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट के हिसाब से इसको स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। बाय दिस टर्म वी मीन स्पेसिफिक एबिलिटीज, टास्क्स और स्किल्स दैट मोस्ट चिल्ड्रन अचीव विद इन द एज रेंज। तो इसमें बेसिकली हम यही देखते हैं कि किसी स्पेशल एज ग्रुप में बच्चे के अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ आ रही हैं, कौन कौन सी स्किल्स आ रही हैं। ठीक है। दीज टास्क आर देन यूज टू असेस वेदर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज एज पर हर हिज एज और नॉट। तो ये जो टास्क होते हैं जो बच्चा कर पाता है, इससे ये समझ में आता है कि बच्चा अपने एज के हिसाब से डेवलप हुआ है या नहीं। मतलब एक एज में बच्चे को जो जो टास्क कर पाने चाहिए, बच्चा वो कर पा रहा है या नहीं। अगर बच्चा वो टास्क कर पा रहा है, बच्चे के अंदर वो एबिलिटीज़ आ गई हैं, तो इसका मतलब बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट की तरह भी रेफर कर सकते हैं। देयर आर माइलस्टोन in each area of development and this will become clear to you as you read the chapter further. तो जो डेवलपमेंट का हर एरिया होता है, हर एरिया का अपना कुछ ना कुछ माइलस्टोन होता है। ठीक है, कि बच्चे के अंदर ये एबिलिटी तो आ ही जानी चाहिए इस एज में। तो वो चीज़ अभी हम आगे देखेंगे। ह्यूमन लाइफ स्पान कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। तो 5 स्टेजेस में हम ह्यूमन लाइफ स्पान को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक होती है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल ईयर्स, जो 2 से 6 ईयर्स तक का होता है। उसके बाद है मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स, ये 7 to 11 ईयर्स का होता है। फिर है एडोलसेंस 11 to 18 ईयर्स एंड अडल्टहुड 18 ईयर्स एंड अबव। Further in the chapter, you will read about how development takes place in different aspects or domains during each of these stages. तो इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ोगे कि कैसे हर स्टेज में डेवलपमेंट होता रहता है। Physical development and language development are two examples of domains. Before we describe the development in various domains, let us read briefly about the child in the first month of his birth, as this is a very special stage. तो
फिजिकल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट इसके दो एग्जाम्पल हैं कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है उसमें कुछ फिजिकल एबिलिटीज़ आने लगती हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगती है। और भी डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं और भी डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नियोनेट की। Neonate is a term used to refer to a newborn baby in the first month of life. आपको पता है नियोनेट क्या होता है? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको हम नियोनेट बोलते हैं, ठीक है, जब वो स्टार्टिंग में पैदा होता है। वी टेंड टू थिंक ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज एज हेल्पलेस। हमें पता है कि न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्पलेस होते हैं। वाइल इट इज़ ट्रू दैट दे आर completely dependent on adults, it is also true that they have mainly capabilities that help them to adapt to their surroundings and they are more aware than we imagine. हालांकि ये सच है कि जो न्यूनेट्स होते हैं वो कम्प्लीटली एडल्ट्स पे डिपेंड होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने आप को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। और जितना हम सोच पाते हैं ना, उससे ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे नियोनेट की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है रिफ्लेक्सेस। नियोनेट्स आर बोर्न विथ सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शन विच हेल्प देम टू सर्वाइव एंड अडेप्ट in the time it will take them to develop motor capacities. आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी मोटर कैपेबिलिटीज़ उतनी डेवलप अभी नहीं हुई होती हैं, उतनी क्या बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई होती हैं। तो जब तक उसकी मोटर कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं हो जाती, ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। Reflexes are simple unlearned responses that are elicited by certain type of stimulation. तो जो reflexes है ना, ये simple unlearned responses हैं जो बच्चा किसी situation में करता है, ठीक है। They do not require higher brain functions. They occur without thinking. In other words, they occur automatically. तो ये जो रिफ्लेक्सेस है ना, इसके लिए ब्रेन के फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा इनको सोच समझ के नहीं करता, ये बस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि when something touches your eye, you blink automatically to protect the eye. This is the eye blink reflex. जैसे अगर कोई चीज़ आपकी आँख में जाती है या कोई चीज़ आपके आँख को टच करती है तो आप सिंपली अपनी आँख को ब्लिंक करते हो ना, तो ऐसा ही बच्चे के साथ भी होता है। द न्यू बॉर्न हैज़ अदर रिफ्लेक्सेस सच एज द सकिंग रिफ्लेक्स विच हेल्प इन फीडिंग, एलिमिनेशन रिफ्लेक्स विच हेल्प इन यूरिनेशन एंड बॉवल मूवमेंट। तो ऐसे ही कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो कि बच्चे के अंदर भी होते हैं, जैसे कि सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, ये एक बच्चे की हेल्प करता है फीडिंग में। उसके बाद है एलिमिनेशन रिफ्लेक्स, जो बच्चे की हेल्प करता है कि वो यूरिनेशन को कर पाए, बॉवल मूवमेंट्स को कर पाए, ठीक है। इसके बाद है सेंसरी कैपेबिलिटीज़। विजन इज़ द मोस्ट वेल डेवलप्ड सेंस एट बर्थ। तो जो बच्चा है ना, बच्चे के अंदर जो सेंसरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो रहती हैं, ठीक है। विजन एक ऐसा सेंस है जो कि बचपन से ही, मतलब बर्थ के समय ही बच्चे के अंदर आ जाता है। द न्यूनेट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्क एंड एक्टिवली सर्चेस फॉर लाइट। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो डार्क और लाइट इसमें क्या कर सकता है, फ़र्क कर सकता है। बच्चे के सामने अंधेरा कर दो, रोशनी कर दो, उसको समझ में आता है, वो हमेशा रोशनी को खोजता रहता है। ही कैन फॉलो अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ हर आइज एंड कैन फोकस बेस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट पर्सन इज अबाउट 8 इंचेस फ्रॉम हर फेस। देखो, और जो बच्चा है ना, वो अपनी आँखों को फोकस कर सकता है, वो चीज़ें देख सकता है जब भी कोई चीज़ या कोई पर्सन उसके फेस से 8 इंचेस की दूरी पर होता है। द इन्फेंट इज़ प्री डिस्पोज्ड टू फोकस ऑन द ह्यूमन फेस। बच्चा ह्यूमन फेस पे भी फोकस करता है, किसी और ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बच्चा ह्यूमन फेस पे ज़्यादा फोकस करता है। न्यूबॉर्न्स रिस्पॉन्ड टू साउंड एंड are most responsive to human voice than any other sound. न्यूबॉर्न्स जो होते हैं वो साउंड के लिए भी रिस्पॉन्स करते हैं और ह्यूमन वॉइस पे वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिक
टेस्ट स्वीट, सोर, सॉल्ट, बिटर। बच्चों को बेसिक टेस्ट भी समझ में आता है, जैसे उनको मीठा, तीता, ये सब समझ में आता है। They are responsive to touch and can distinguish good and bad smells, responding by turning away their face from the latter. अब बच्चा जो है टच के लिए भी रिस्पॉन्सिव होता है और साथ ही साथ उसको स्मेल भी समझ में आती है कि गुड स्मेल क्या है, बैड स्मेल क्या है। वो अगर उसको कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती तो हो सकता है कि वो अपना फेस मुड़ा ले उधर से, ठीक है। Newborns sleep for about 16 to 18 hours in a day in phases, and when awake and alert, they look around the surroundings and like it when the caregivers interact with them. तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो लगभग 16 टू 18 आवर्स तक दिन में सोते रहते हैं, ठीक है। लगातार नहीं सोते, छोटे छोटे फेजेस में वो सोते रहते हैं। और जब वो उठते हैं ना तो एकदम अलर्ट होते हैं, वो आसपास देखते रहते हैं। और जब उनको उनका केयर गिवर पास में दिखता है, उनसे इंटरेक्ट करता हुआ दिखता है, तो उनको ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। बच्चों को ये समझ में आता है, उनको ये अच्छा लगता है। फिर है क्राइंग। इट इज़ द वे द न्यू बॉर्न कम्युनिकेट्स हर हिज नीड्स। क्राइंग एक तरीका है जिससे बच्चा क्या करता है, अपनी ज़रूरत के बारे में हमें बताता है, अपने केयर गिवर को बताता है। देयर आर डिफरेंट क्राइज दैट इंडिकेट हंगर, एंगर, पेन, डिस्कम्फर्ट, एंड द केयर गिवर्स आर यूजुअली एबल टू मेक आउट द रीज़न फॉर द इन्फेंट्स क्राई। तो डिफरेंट तरह की क्राइज होती हैं। भूख लगती है तो बच्चा अलग तरीके से रोता है, गुस्से में बच्चा अलग तरीके से रोता है, पेन, डिस्कम्फर्ट, सबके लिए बच्चा अलग अलग तरीके से अपना रो के दिखाता है। और जो केयर गिवर है उसको समझ में भी आता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसके रोने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नियोनेट के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि वो भी रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू रो के हर तरीके से अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं, अपने सराउंडिंग में अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेजेस। Let us now read how development takes place in the various domains during the first 4 stages of human lifespan: infancy, early childhood, middle childhood and adolescence. तो यहाँ पे हम जो first 4 stages हैं उसमें डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे इन स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। तो कौन कौन सी 4 स्टेजेस हम पढ़ेंगे? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट की। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। अब देखो फिजिकल और मोडल डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो हाइट और वेट बढ़ने लगता है। द मोस्ट ड्रामेटिक गेन्स इन हाइट एंड वेट अकर इन द प्री नेटल पीरियड व्हेन अ सिंगल सेल्ड organism grows to a fetus that is 20 inches in length and about 2.5 to 3 kgs in weight. अगर हाइट और वेट के बढ़ने की बात करें तो ये प्री नेटल पीरियड से ही स्टार्ट होता है। आपको पता है कि माँ के पेट में बच्चे की हाइट भी बढ़ती रहती है और उसका वेट भी बढ़ता रहता है, और फाइनली जब बच्चा पैदा होता है तो वो कम से कम 20 इंचेस का होता है और 2.5 से 3 केजी का होता है। इन्फेंसी इज़ द नेक्स्ट पीरियड ऑफ फास्टेस्ट ग्रोथ। उसके बाद इन्फेंसी में भी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट पीरियड यही है जो तुम्हारा फेटस वाला पीरियड है। इस समय ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, ठीक है। मतलब जब पेट में बच्चा 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में रहता है तो उस समय ग्रोथ तेज़ी से होती है। उसके बाद इन्फेंसी वाला जो पीरियड होता है वहाँ पे भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। बाय द टाइम द इन्फेंट इज 6 month old, he has doubled her weight, and by the time he is 1 year old, the weight is 3 times that at birth. देखो, और जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है बाहर आके, तो उस समय क्या होता है, बच्चे की जो वेट होती है वो जन्म से डबल हो जाती है। मान लो बच्चे का जन्म 3 केजी का हुआ है, बच्चा जब पैदा हुआ है तो वो 3 केजी का है, तो आफ्टर 6 months वो 6 केजी का हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है वो अपने वेट को
3 टाइम्स और बढ़ा लेता है। मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ है 3 kg का तो 1 साल का होने पर वो 9 kg का होगा। मोस्ट इन्फेंट्स आर 8 to 9 kg बाय द टाइम दे आर अ ईयर ओल्ड। ज़्यादातर जो इन्फेंट्स होते हैं जब वो 1 साल के होते हैं तो उनका वेट 8 से 9 kg के बीच में होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक हम जनरल बात कर रहे हैं, वहाँ पे 8 और 9 kg का वेट होता है। इसके बाद यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें आपको एज के अकॉर्डिंग वेट बताया गया है। तो देखो यहाँ पे 0 to 2 years में गर्ल्स का वेट कितना है और बॉयज़ का वेट कितना है, ये सारा ईयर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग वेट यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग बताया गया है। आप लोग इसको देख लेना। इसके बाद ये जो टेबल नंबर 2 है, ये हाइट का टेबल है कि एज के अकॉर्डिंग कैसे गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट बढ़ती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम मोटर डेवलपमेंट की। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट use of arms and legs precedes the development of fine motor skills, holding a glass in one hand. Let us read the milestone in the development of gross motor skills first. देखो ग्रास मोटर डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे आप अपने आर्म्स को, लेग्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जो तुम्हारे बड़े बड़े मसल्स हैं, बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मोटर स्किल्स क्या होती हैं और ज़्यादा फाइन होती हैं, अच्छी होने लगती हैं। धीरे धीरे बच्चा चीज़ों को पकड़ना सीखने लगता है, अच्छे से वो चीज़ों को पकड़ पाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। It is important to remember that each milestone is achieved in a certain age range rather than a specific month. तो देखो ये जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है ना, ये एज के हिसाब से होती है। मतलब हर एक स्पेशल एज में तुम्हारे अंदर कोई ना कोई स्किल आती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट हो रही है वो एज के हिसाब से बताई जाएगी। इसमें कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं बताया जाएगा कि इस मंथ का बच्चा होगा तो ये डेवलपमेंट उसके अंदर होगा। ठीक है, क्यों नहीं एग्जैक्ट टाइम हम बता सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की डेवलपमेंट का जो रेट होता है ना, वो ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, देखो लिखा भी गया है, what this means is that there are differences among children in the rate of development so that one cannot specify exactly the month when a particular milestone will be achieved. If a child does not achieve more than one milestone in the expected age range, then it is a cause for concern. अगर मान लो ऐसा हो कि बच्चे के लिए जो माइलस्टोन है बच्चा उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, मतलब कि अगर कहा जा रहा है कि बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो वो चीज़ें पकड़ना शुरू कर देगा, और अगर बच्चा इसको नहीं कर पा रहा है तो एक दो चीज़ें अगर बच्चे ऐसे नहीं अचीव कर पा रहा है तो इसका मतलब कि बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। Table 3 lists the important motor milestones in the first 10 years of the childhood. तो आगे टेबल 3 में तुमको बताया गया है कि किस ईयर में क्या माइलस्टोन बच्चे को अचीव करने होते हैं। तो बर्थ से लेके 3 मंथ्स तक बताया गया है लिफ्टिंग एंड होल्डिंग द हेड। बच्चा 3 महीने तक क्या करने लगता है, अपना सर अच्छे से पकड़ने लगता है। मतलब देखते हैं ना, छोटा बच्चा अपनी गर्दन पे अपना सर टिका नहीं पाता, उसका सर लटक जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 महीने का होता है वो आराम से आप उसको पकड़ोगे तो उसका सर इधर उधर लटकेगा नहीं। ठीक है, वो अपने सर को होल्ड करना सीख जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे तीनों मंथ का, मंथ 1, 2, 3, इन तीनों का अलग अलग बताया गया है कि कैसे बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, हेड को होल्ड करना सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, न्यू बॉर्न्स कैन मूव देयर हेड फ्रॉम साइड टू साइड स्लाइटली। धीरे धीरे बच्चे अपना सर मूव करते हैं। ठीक है, 1 मंथ दे कैन रेज देयर हेड। जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो वो अपना सर खुद अपनी गर्दन पे टिका सकता है। ठीक है, आराम से अपना सर
हिला सकता है, इधर उधर अच्छे से हिला सकता है। सेकेंड मंथ दे कैन ऑल्सो लिफ्ट देयर चेस्ट वाइल लेइंग ऑन स्टमक। सेकेंड मंथ में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा पेट की बल लिटाए जाने पर अपना चेस्ट उठा लेता है, ठीक है, अपनी गर्दन तो उठाता है, साथ साथ में चेस्ट तक वो उठा लेता है। थर्ड मंथ द इन्फेंट बिगिंस टू होल्ड हर हिज हेड and this is a major milestone in development. If the child is unable to do this even by the age of 6 months, it shows that there is a delay in development. तो 3 मंथ का होते होते बच्चा अपना हेड आराम से होल्ड कर पाता है, वो जैसे चाहे अपने सर को यूज़ कर लेता है आराम से, ठीक है, उसके सर को फिर सहारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो लेटे लेटे भी अपना सर उठा लेता है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, 6 महीने तक वेट करना चाहिए। अगर 6 महीने तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे की डेवलपमेंट में देरी हो रही है, ठीक है, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है। फिर है 4 to 6 मंथ कैन रोल ओवर हिज बैक टू स्टमक एंड स्टमक टू बैक। बच्चा 4 से 6 महीने में क्या करता है, अपने आप को रोल करना शुरू कर देता है। अगर बच्चे को पीठ के बल लिटाया गया है तो वो स्टमक पे हो सकता है, स्टमक के बल अगर आप उसको लिटाते हो तो वो पीठ के बल हो सकता है। 6 to 8 मंथ सिटिंग विद एडल्ट सपोर्ट और इन अ सीट विद स्ट्रैप्स। सिटिंग विदाउट सपोर्ट 6 से 8 मंथ का जो बच्चा होता है तो वो सपोर्ट देने पे बैठना शुरू कर देता है, कभी कभी बिना सपोर्ट के भी बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 8 to 9 months crawling, however some children do not crawl and directly learn to stand after being able to sit। 8 to 9 मंथ में बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है, घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रॉल नहीं करते, वो सीधा खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो बैठते हैं, फिर बैठने के बाद वो खड़े होने लगते हैं। स्टैंडिंग इफ सपोर्टेड और बाय होल्डिंग ऑन टू समथिंग। 8 से 9 महीने में बच्चा सपोर्ट लेके खड़ा होना शुरू कर देता है। 10 to 11 months can pull up from sitting position to standing independently briefly। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है, कोई सपोर्ट लेके खड़ा हो सकता है। अगर बच्चा बैठा है तो उसको अगर सपोर्ट दे दिया जाए तो उसको पकड़ के वो खड़ा हो सकता है और कुछ देर तक इंडिपेंडेंटली खड़ा रह पाता है, उसके बाद बच्चा फिर गिर जाता है। 12 to 18 month walking। Initially, the child's walk is unsteady, but gradually it becomes steady। तो बच्चा 12 to 18 मंथ्स में चलना सीख जाता है। स्टार्टिंग में बच्चा बहुत ही ख़राब तरीके से चलता है, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाता, धीरे धीरे वो अच्छे से चलने लगता है। रनिंग आफ्टर द चाइल्ड लर्न्स टू वॉक ही बिगिंस टू रन फॉलिंग डाउन ऑफन। जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है उसके बाद वो दौड़ना भी शुरू कर देता है और वो गिरता भी है। एज द बैलेंस इम्प्रूव्स ही एबल टू रन इन अ मोर कोऑर्डिनेटेड मैनर विदाउट फॉलिंग फ्रिक्वेंटली बाय द एज ऑफ 2 years। धीरे धीरे बच्चा अपना बैलेंस बनाना स्टार्ट कर देता है, उसका बैलेंस इम्प्रूव होता है और वो अच्छे से दौड़ने लगता है, ठीक है, और ऐसा 2 साल तक हो जाता है। फिर है 18 to 24 months climbing steps by placing both feet in on each step if hand held by someone। तो 18 to 24 मंथ्स में बच्चा सीढ़ियाँ भी चढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, और अगर किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता है। मतलब जैसे एक सीढ़ी पे पहले दोनों पैर रख लेगा, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेगा, उस पर दोनों पैर रख लेगा, वैसे चढ़ता है। हम लोग की तरह नहीं चढ़ता कि एक पैर एक सीढ़ी पे, नहीं, उनका पहले एक सीढ़ी पे एक पैर रखेंगे, फिर दोनों पैर उसी सीढ़ी पे रखेंगे, फिर ऐसे वो चढ़ते हैं। इसके बाद है 2 years walking backwards, goes down slide, climbs ladder, jumping from low platform with both feet। तो यहाँ पे बच्चा पीछे की तरफ चलना सीख जाता है, ठीक है, सीढ़ियाँ खुद चढ़ना सीख जाता है और कूदना भी सीख जाता है, ठीक है, थोड़ी मोड़ी ऊंचाई से बच्चा कूदने लगता है। 3 years can balance on one foot, can kick large ball, can throw and catch a ball। अब यहाँ पे बच्चा
एक पैर पे खड़ा भी हो सकता है, बॉल को किक भी कर सकता है और बॉल को कैच भी कर सकता है, ठीक है, फेंक भी सकता है और कैच भी कर सकता है। 3 to 4 years can walk upstairs with alternating feet as adults do by holding on to something। अब 3 to 4 ईयर में बच्चा हम लोगों की तरह सीढ़ी चढ़ना सीख जाता है। जैसे हम एक पैर एक सीढ़ी पे रखते हैं, ऐसे चढ़ते हैं ना, वैसे ही बच्चा भी सीख जाता है। 5 years स्किपिंग एंड पैडलिंग अ ट्राईसाइकिल। अब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, ट्राईसाइकिल जिसमें होता है ना पीछे 2 पहिए लगे रहते हैं, वैसी साइकिल बच्चा चलाना सीख जाता है। 6 years वेल कोऑर्डिनेटेड होपिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। अब यहाँ पे बच्चा अच्छे से कूदना चढ़ना सीख जाता है। 7 years बैलेंसिंग एंड पैडलिंग अ बाईसाइकिल। अब यहाँ पे बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, 2 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख जाता है। 8 to 10 years has balance, coordination and strength that allows child to participate in various games and gymnastics। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर बैलेंस आ जाता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आ जाता है और उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो डिफरेंट टाइप के गेम्स खेल सकता है, ठीक है, मतलब और जैसे चाहे वैसे खेल सकता है, ठीक है, वहाँ पे वो फिजिकल वर्क कर सकता है अच्छे से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।